देखिए, राजस्थान के जालौर में कार्तिक भील नाम के युवा लड़के को वहाँ के विधायक है अग्रवाल करके कोई है, वो विधायक के उसने जानबूझकर उसकी हत्या किया गया। उसका 50 साल से वहाँ घर था, प्रशासन ने वहाँ पे उनको पट्टा दिया था, सब कुछ उसके पास प्रमाण थे, फिर भी उसका अतिक्रमण हटाने के नाम पर उसका घर बार तोड़ दिया गया, उसकी हत्या किया गया, मगर आज तक भी राजस्थान सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। कब तक अत्याचार होता रहेगा बहुजनों पर? देखिए, हजारों साल का इतिहास गवाह है। मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब आम्बेडकर जैसे कई महापुरुषों ने बताया, जब तक इस देश में समाज व्यवस्था जो गैर बराबरी वाली हिंदू व्यवस्था है, तब तक हमारे समाज पे अन्याय अत्याचार होता रहेगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हजारों जातियों में हम बटे थे, उनको इकट्ठा करने के लिए 3 हिस्सों में बांटा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग। और मान्यवर कांशीराम साहब ने उन्हीं के रास्ते पर चलते तीनों को जोड़ करके एक बहुजन समाज का निर्माण किया। मगर कांशीराम साहब के देहांत के बाद कांशीराम साहब के ही चेले जो सबसे बड़े आज कहलाते हैं दलितों के नेता, चाहे बहन जी मायावती हो या मेश्राम जी हो, तो ये लोगों ने मिशन मिल कर के मिशन आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी जगह दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि कांशीराम साहब की नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, मगर आज मैं ये कहना चाहता हूँ कांशीराम साहब की नेक कमाई माया मेश्राम ने खूब लुटाई। तो मैं चाहता हूँ कि आज भी अगर मायावती और मेश्राम ये सबसे बड़े 2 चेले हैं कांशीराम साहब के, ये अगर एक हो जाते हैं तो दूसरे कई ऐसे पूरे भारत में ऐसे कार्यकर्ता है, जो नेता लोग हैं, जो अपने अपने पार्टी बनाए हैं। तो मैं उनको आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मान्यवर साहब का कारवा था जी, ये क्या दोबारा से फिर चल पाएगा या फिर अब रुक ही गया? देखिए, सत्य को कोई रोक नहीं सकता है, ये कारवा आगे चलेगा। राजनीतिक मजबूरी हो जाएगी, चाहे वो बहन जी हो, मेश्राम जी हो या विनोद नायक हो, कोई भी नेता हो, उनको इसी रास्ते पे आना पड़ेगा। विनोद नायक जी, राजनीतिक तो बड़ी कमजोरी हो गई ना बहुजन समाज की। देखिए, ये आप मान रहे हैं खत्म से हो गए, कोई खत्म नहीं हुआ है। सत्ता में कहाँ आ रहे हैं? देखिए कहाँ सत्ता में आने के लिए, देखिए, बाबा साहब ने हजारों जातियों को जोड़ने के लिए 3 हिस्सों में बांटा, कांशीराम साहब ने समाज बनाया, तो अब आसान काम है। पहले हजारों जातियों को जोड़ना कठिन था, आज तो खाली हर जाति के नेता है, वो नेता अगर साथ में पार्टी भी है, हर जाति की पार्टी भी है। अगर ये लोग अपने मतभेद और मतभेद भूलकर एक होते हैं तो बहुजन आइडियोलॉजी इस देश में शासक वर्ग रहेगी, और 15% मनुवादी अगर 5000 साल राज कर सकते हैं तो हम 25,000 साल राज करेंगे, ये मेरा दावा है। आप बहुजनों की सरकार की बात करते हैं, मोदी जी भी तो पिछड़ा ही है, देखिए ना। देखिए, मोदी जी पिछड़ा जरूर है, मगर वो आरएसएस का कठपुतली है। कठपुतली अपने हिसाब से नहीं चलती है, ऊपर से उंगली जैसे हिलती है वैसा वो काम करता है। आज तक मोदी जी ने 8 साल शासन हुआ, कभी भी डायरेक्ट प्रेस वार्ता नहीं किया कि उसको कोई सवाल पूछे। वो आरएसएस जो बताती है, जो उसका आदेश होता है, जो लिख कर देती है, वही मोदी बोलता है। इसलिए मोदी जी पिछड़े का नेता है, ऐसा नहीं है। राजस्थान में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रियंका राहुल दूसरे स्टेटों में न्याय दिलाने चले जाते हैं, पर राजस्थान में न्याय नहीं दिलाते हैं दलितों को, आखिर क्या वजह है? देखिए, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे एक सापनाथ एक नागनाथ है, तो ये सापनाथ और नागनाथ का मकसद तो बहुजन समाज को कुचल के रखना है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये यथास्थितवादी पार्टियां कभी भी बहुजनों का भला नहीं करेंगी। हमें परिवर्तनवादियों को एक होना पड़ेगा, चाहे मायावती हो, अखिलेश हो, लालू हो, नीतीश हो, स्टालिन हो, सबको एक बन के आना पड़ेगा। सारे लोग, आप लोग कहते हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ, हम रोज सुनते हैं आप लोगों के मुंह, फिर एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं आप लोग? देखिए, कांशीराम साहब ने कहा था 2020 के बाद ऐसा माहौल बनेगा कि तमाम बहुजन समाज के नेताओं को एक होना पड़ेगा और कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के अलग हो जाएंगे और अगड़े जाएंगे बीजेपी में, और एक बीजेपी का मोर्चा रहेगा अगड़ों का और एक पिछड़ों का मोर्चा। राजनीति में तो हम कमजोर हो रहे हैं, क्या सामाजिक आंदोलन मजबूत हो रहा है बहुजनों? राजनीति में हम कमजोर नहीं हो रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं, इसीलिए हम कमजोर दिखते हैं। हम लोग अगर संगठित हो जाते हैं तो हम राजनीति में मजबूत बनेंगे।
देखिए मोदी जी आज तक दोनों बार प्रधानमंत्री बने हैं, मगर 31% वोट से बने हैं। 69% वोट तो उनके अगेंस्ट में है। ये 69% वोट अगर एक होता है तो कभी भी मनुवादी पार्टियां इस देश में शासक नहीं बन सकती है। स्टालिन की पार्टी छोड़ दिया नहीं जाए, स्टालिन की पार्टी ने करके दिखाया है वही मतलब कि एक ब्राह्मणों को उनका रास्ता दिखा दिया है। तो अब उसकी हिम्मत देख करके तमाम नेता एक हो जाएंगे और मनुवादियों को चैलेंज करेंगे। ये जरूर कांशीराम साहब ने 2020 के बाद होने वाला ये कहा था और आज मोदी जी वही काम कर रहा है। हर पिछड़े वो नेता के पीछे वो पिछवाड़े पे मारता है। तो जब अत्याचार बढ़ता है ना, एक भेड़ बकरी जाती है, अगर उसके ऊपर अत्याचार बार मनुवाद कहते हैं, मनुवाद कौन है, मनुवाद क्या है? देखिए मनुवाद एक विचारधारा है, जैसे अम्बेडकरवाद है, गांधीवाद है, वैसे मनुवाद है। ये मनुवादी विचारधारा है। ये विचारधारा गैर बराबरी की बात है। हिंदुत्व हिंदुत्व करते हैं, मगर हिंदू समाज समझता नहीं हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो समाज व्यवस्था है, ये व्यवस्था अगर खड़ी रहती है तो यथास्थित है, और अगर ये समान हो जाती है तो परिवर्तन है। तो हम लोग सामाजिक परिवर्तन की बात करते कह रहे हैं कि देश से जातियां खत्म होनी चाहिए। मोहन भागवत बोलता कुछ है और करता कुछ है। मनुवादी बोलता है, वो करता नहीं है, और हमें जो करना है वो बोलना नहीं है। आने वाले समय में तमाम बहुजन के नेता मजबूरी भी होगी, एक हो जाएंगे और इस देश में शासक बनेंगे। विनोद जी, आपको नहीं लगता मोदी जी ने जो आप लोग जातीय की राजनीति करते थे, जाति की, वो खत्म करके अब धर्म की राजनीति शुरू हो गई है देश में? देखिए धर्म की राजनीति शुरू नहीं हुई है। ये मनुवादी मीडिया जितना भी है वो सारे के सारे पूंजीपतियों के इशारे पे चलते हैं और वो उनका दिखा रहे हैं। इसलिए हमारा सोशल मीडिया है वो इतना पॉपुलर नहीं है, या तो लोग इतने देख नहीं पाते। बाकी हमारी ही ताकत है, उनकी कोई ताकत नहीं है 15 की। हम लोग फूंक मारे तो उड़ जाएंगे ऐसे। आप लोग मीडिया पे आरोप लगाते हैं, आप लोगों ने अपना मीडिया क्यों नहीं खड़ा करा? देखिए बाबा साहब भी न्यूज़पेपर चलाते थे, पेरियार साहब भी चलाते थे अपना मीडिया, मान्यवर साहब ने भी चलाया अपना मीडिया, हमारे तमाम महापुरुषों ने तो चलाए हैं। देखिए मान्यवर साहब ने बहुजन संगठन चलाया था और महाराष्ट्र में बहुजन नायक भी चलता था। मगर जैसे साहब का देहांत हुआ तो बहन जी ने बहुजन संगठन बंद करके माया युग शुरू किया, मगर वो माया युग ज़्यादा चला नहीं। वो युग कहाँ चला गया वो पता नहीं अभी। तो अब क्या आगे की रणनीति है आप लोगों की? रणनीति में यही है कि इनको मजबूर किया जाएगा, बहुजनों के नेताओं को उनको खुला कर दिया जाएगा कि आप कांशीराम साहब के चेले थे तो आज क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। आपकी भी पार्टी है भारतीय कांग्रेस, बहुजन कांग्रेस पार्टी, आप आगे क्या रणनीति है? देखिए भारतीय बहुजन कांग्रेस ये कहती है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ हमें आर्थिक न्याय की बात करनी पड़ेगी। कांशीराम साहब आर्थिक न्याय की बात करते थे। वो कहते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो जमीन ये अब संपत्ति अर्जित करने का साधन है। कहीं भी संपत्ति ऊपर से आसमान से नहीं टपकती है, भूमि पे छपाती है। तो भूमि पे कब्जा किसका है? मुट्ठी भर लोगों का है। जब 1952 में जमींदारी कानून बना तो 1952 में कानून बनने के बाद तो सारी ज़मीन सरकारी है। तो ये ज़मीन आज कागज़ पर सरकारी है, मगर कब्जा उन्हीं मुट्ठी भर मनुवादियों का है। तो कुछ करना नहीं है, हमारी सरकार बनती है तो हम भूमि का बंटवारा करेंगे। और भारत में इतनी पर्याप्त भूमि है कि देश के हर भूमिहीन परिवार को, यानी बहुजन समाज के 25 करोड़ परिवारों को 8 बीघा ज़मीन दे सकते हैं मैक्सिमम, और कम से कम 3 बीघा ज़मीन दे सकते हैं। तो बताइए भूमि अगर रहेगी तो उसका घर भी बनेगा, रहेगा, खेती करेगा, गृह उद्योग करेगा, कुटीर उद्योग करेगा, तो सब कुछ कर सकता है। जिस बहुजन की आप बात करते हैं उसकी एक बड़ी संख्या में पिछड़े समाज के लोग आते हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए हिंदू राष्ट्र क्या होता है ये इन्हें पता ही नहीं है। आज सरदार पटेल की बात मोदी करता है, मगर सरदार पटेल ने खुद कहा है हिंदू राष्ट्र अगर आएगा तो देश सत्यानाश खत्म हो जाएगा। सरदार पटेल की बात है ये। तो हिंदू राष्ट्र ये मुट्ठी भर लोगों की सोच है और मीडिया दिखाता है। बाकी हिंदू राष्ट्र कोई हिंदू नहीं चाहता है। मीडिया की बड़ी भूमिका जो हालात बने हुए भी, आज के जितने भी बड़े टीवी चैनल्स हैं वो सिर्फ पैसे के आधार पे वो पूंजीपतियों का काम करते हैं और वही लोग दिखाते हैं कि हिंदुत्व है। हिंदुत्व कुछ भी नहीं है, कोई हिंदुत्व नहीं है।
हमारे पास काट है, मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा नहीं, फुले। उनका सिद्धांत तो भूल गए ना आप लोग। कोई भूला नहीं है, सब लोग देखिए, कोई भूला नहीं है। आज इतने बड़े 130 करोड़ आबादी है और इतने बड़े समाज को कोई एक नेता नहीं जोड़ पाया। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने तो पूरे देश में बहुजनों में नेतृत्व पैदा किया। आज विनोद नायक जैसे कई नेता है, आज वो ऐसे ही पार्टी नहीं चलाते, सब लोग विचारधारा को लेकर चलते हैं और एक समय आएगा कि सारे एक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए, ये हमें ऐसा लगता है टोकरे में बेचते हैं हर कोई। आजाद हुआ 75 साल हो गए, कुछ वो नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। 75 साल हो गए, ये बात भी सही है, बहुत कुछ हुआ है। मान्यवर कांशीराम साहब के नेतृत्व के समय में 90 के दशक में 5 साल में 3 बार लोकसभा चुनाव हुआ। तो आप सोचिए, बहुत कुछ हुआ है बहुजन की आइडियोलॉजी से। नहीं, बदलाव तो हुआ है सर समाज। ऐसा है, साहब कहते थे मजबूत सरकार में मजबूत लोगों का काम होता है और मजबूत सरकार में मजबूतों का काम होता है। तो कांशीराम साहब मजबूत सरकार चाहते थे, मगर बहन जी ने सोचा कि 3 बार मेरी लंगड़ी सरकार बनी है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों से सौदा किया और बहुजन से सर्वजन बना लिया कि हम पूर्ण बहुमत से बनेंगे। मगर जो वो लंगड़ी सरकार में जितना काम कर पाए, उतना वो पूर्ण बहुमत में बहन जी नहीं कर पाए। मजबूर सरकार में फायदा बहुजनों का। जी, ये और 24 में ये होने वाला है। बहुजनों का ऐसा एक ग्रुप बनेगा, तीसरी ताकत बनेगी, बिन कांग्रेस बिन बीजेपी। और जो तीसरी ताकत बनेगी वो 100 से ज़्यादा सीट नहीं रहेगी, मगर वो बैलेंसिंग फैक्टर रहेगा और वही इस देश में राज करेंगे।